बरगद वाली कोठी। अवंतिका अपनी मां और सौतेले पिता पॉल के साथ लंदन में एक बड़े ही जाने माने इलाके में रहती थी। अवंतिका 5 साल की थी जब उसकी मां उसे इंडिया से लंदन ले आई थी। अवंतिका को पॉल से इतना लाड़ प्यार मिला कि उसने अपनी मां से अपने असली पिता के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। एक रात जब अवंतिका अपने कमरे में बेफिक्र सो रही थी, तभी उसकी नींद कुछ आवाजों से टूट जाती है। पॉल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने ये सब जानबूझ के ही किया है। नहीं, मैं तुम पर और भरोसा नहीं कर सकती। ये इतनी जोर से हमारे घर में कौन लड़ रहा है? अवंतिका अपनी आंखें मसलती हुई झट से बिस्तर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो कमरे से बाहर पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पॉल और जानवी इंडिया जाने पर बहस कर रहे थे। देखो जानवी, बीती बातों को इतना याद करोगी तो तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। पॉल, तुम मेरे पास्ट के बारे में अच्छे से जानते हो। उस जमीन पर इंसान नहीं रहते, फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए? मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब अंधविश्वास है। पुराने टाइम में किसी ने कहानी बना दी होगी और तुम अभी तक उसे सच समझ रही हो। कितने सालों से तुम यहाँ हो, कभी कुछ हुआ? तुम्हें अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए। अवंतिका दरवाजे की दहलीज पर खड़े सब सुन रही थी, पर असल बात से अनजान उससे रहा नहीं जाता और वो सीधा अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हो? अरे बेटा, कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। अवंतिका को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो उलझन भरी आंखों से अपने पिता पॉल की तरफ देखती है। पापा, माँ मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हैं। आप मुझे सच सच बताइए, आखिर आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? पॉल और जानवी एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हैं। अवंतिका से ये खामोशी बर्दाश्त नहीं होती और वो फिर से पूछती है, देखिए, आप दोनों मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हैं, वरना रात के 3 बजे यूं अपने कमरे से बाहर आप क्या बातें करेंगे? पापा, माँ तो मुझे कुछ नहीं बताने वाली, आप तो बताइए ये सब चल क्या रहा है? अवंतिका के सवाल पॉल और जानवी को असमंजस में डाल देते हैं और दोनों जवाब के लिए एक दूसरे का चेहरा तलाशने लगते हैं। अब आप कुछ बोलेंगे भी? ओ माय चाइल्ड, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ, हम इस बारे में कल बात करेंगे। आपको क्या लगता है, ये सब देखने के बाद क्या मुझे नींद आएगी? जल्दी से बताइए, क्या बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, जिद्दी। अवंतिका की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। अपनी जान सी प्यारी बेटी को यूं जिद करता देख पॉल से रहा नहीं जाता और वो अवंतिका को सब कुछ बता देता है। दरअसल तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए इंडिया जाना है। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अपनी नानी के बारे में सुनते ही अवंतिका के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। क्या? नानी? मेरी कोई नानी भी है? मुझे इस बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया? अब तुम्हारी नानी है या नहीं, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है अवंतिका। तुम्हारी माँ है, बस इतना ही काफी है। ये वक्त बहस करने का नहीं है। जानवी, तुम पहले अपनी माँ की तबीयत के बारे में सोचो। उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। उन्हें अपनी बेटी की नहीं बल्कि अपने मकसद की फिक्र है और इस बार ये मामला मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे ये बताइए कि आपने इतने सालों से मुझसे ये राज क्यों छुपाए रखा? अवंतिका की इंडिया जाने की जिद को जानवी ने भांप लिया था। हजारों ख्यालों ने जैसे जानवी के दिमाग पर हमला कर दिया हो। शट अप अवंतिका, तुम्हें इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। जानवी का इस तरीके का बर्ताव देख के अवंतिका और पॉल खामोश हो जाते हैं। अवंतिका की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो कितना भी सोने की कोशिश कर ले,
पर उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजे जा रहा था कि उसकी माँ ने उसे कभी उसकी नानी के बारे में क्यों नहीं बताया। अवंतिका के दिमाग में जैसे अनगिनत सवालों की बाढ़ सी आ गई थी। माँ को मैंने कभी भी ऐसे बर्ताव करते नहीं देखा। उन्हें एकदम से क्या हो गया है और आज तक उन्होंने मुझे मेरी नानी के बारे में क्यों नहीं बताया? पता नहीं ये जानवी फोन क्यों नहीं उठा रही है। क्या हुआ पापा? आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं आज तुम्हारी माँ को वापस आना है? मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ पर वो है कि फोन नहीं उठा रही है। आपको तो माँ का नेचर मालूम है ना। आप इतना परेशान मत होइए, वो जल्दी ही आ जाएंगी। अवंतिका और पॉल बात कर ही रहे होते हैं कि अवंतिका को एक अनजान नंबर से फोन आता है। ये कौन है? हेलो? दूसरी तरफ से नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से आवाज कटी कटी सुनाई देती है। अवंतिका बार बार समझने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता। तभी अवंतिका जोरों से चिल्लाती है, ओफो, कौन है? जरा ठीक से बात करोगे? अवंतिका, तेरी माँ एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी से इंडिया आ जा। ये कैसा घटिया मजाक है? कौन बोल रहा है? मैं तेरी नानी बोल रही हूँ, अवंतिका। इतना सुनते ही फोन अपने आप कट जाता है और अवंतिका सफेद पड़े चेहरे के साथ पॉल को देखने लगती है। क्या हुआ? किसका फोन था? पापा, नानी का फोन था। क्या? वो कह रही थी कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अभी इंडिया के लिए निकलना होगा। अवंतिका और पॉल ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और वो तुरंत ही इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। अवंतिका और पॉल दोनों गर्म कपड़े पहने पहाड़ी कोहरे में टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। अवंतिका की टेंशन हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती ही जा रही थी। ओह गॉड, इस कोहरे की वजह से तो कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा है। पापा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे फोन की नेटवर्क भी नहीं आ रहे। सच कह रही हो, यहाँ इतनी खामोशी है कि मैं अपनी खुद की धड़कन से डर रहा हूँ। वहाँ एक टैक्सी वाला है शायद, उससे पूछते हैं। अरे मिस्टर, हमें बरगद वाली कोठी पर जाना है, आप में से कौन ले जाएगा? क्या? बरगद वाली कोठी? वहाँ तो वही जाएगा जिसे अपनी जान से प्यार ना हो। और वैसे आपको वहाँ जाने की सलाह किसने दी? अरे भाई, ये लोग भी यहाँ घूमने आए होंगे, जरूर इंटरनेट से ढूंढा होगा इन्होंने। अवंतिका की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से अवंतिका को अपनी नानी की आवाज सुनाई देने लगती है। अवंतिका। पॉल और ड्राइवर की आवाजें धीरे धीरे धीमी हो जाती हैं। अवंतिका की आंखें लाल होना शुरू होती हैं और वो जैसे अपना आपा खोने लगती है और जोरों से चिल्लाती है, वो हमारा घर है, समझे? अब बता चलेगा या नहीं? हाँ? अवंतिका की बदली आवाज सुनकर और खून से भरी लाल आंखें देख के वो दोनों ड्राइवर डर से कांपने लगते हैं और इससे पहले वो कुछ भी समझ पाते, पलक झपकते ही वो जैसे वहां से गायब हो जाते हैं। पॉल हैरत से अवंतिका की तरफ देखता है। अवंतिका, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं पापा, मुझे लगा कि मैं नहीं, कोई और ही बोल रहा था। अवंतिका का बदला बर्ताव देख पॉल को जानवी की बताई सारी बातें याद आने लगती हैं। दोनों टैक्सी की तलाश में यहाँ वहां देख ही रहे होते हैं कि उन्हें कोहरे में से एक रोशनी आती है और कुछ ही देर में एक पुरानी सी गाड़ी धुंध को चीरते हुए उनके सामने आके रुक जाती है। अवंतिका और पॉल एक पतले से सफेद बालों वाले काणे ड्राइवर को देख के घबरा उठते हैं। आप दोनों को जहां जाना है वहां मेरे सिवा कोई नहीं ले जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है? जी हाँ, आप दोनों को बरगद वाली कोठी पर जाना है ना? अवंतिका जैसे कहीं खो सी जाती है और ड्राइवर को एकटक देखती रहती है। कमाल है, जिस जगह का नाम सुनते ही बाकी के ड्राइवर हवा में गायब हो गए, तुम हमें उस जगह ले जाना चाहते हो?
अरे फिरंगी बाबू, ये सब तो आज के बच्चे हैं जो जंगल की कहानियों पे विश्वास करते हैं। मेरा घर उसी तरफ है, मैंने इसीलिए आपसे पूछा। वैसे भी इस वक्त आपको और कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। ये बात सुनते ही अवंतिका पॉल की तरफ देखती है। पापा, हमें यहाँ काफी समय हो गया है और मुझे यहाँ कुछ ठीक सा भी नहीं लग रहा। क्या पता और कोई टैक्सी मिले या ना मिले। मुझे लगता है हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों वक्त जाया न करते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर उन दोनों को सांप नुमा सड़क पे कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी अवंतिका को एहसास होता है कि जंगल में बरगद के सिवा और कोई पेड़ नहीं है। पॉल बार बार अपने फोन में नेटवर्क चेक करता है, पर उसे कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगती। तभी ड्राइवर शीशे में देखते हुए बोलता है, अरे फिरंगी बाबू, ये आपका लंदन अमेरिका नहीं है, ये जंगल है। और इतना घना जंगल है कि दिन में सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। फिर आपके मोबाइल का नेटवर्क कहां से मिलेगा? वैसे ड्राइवर, यहाँ सिर्फ बरगद के ही पेड़ हैं क्या? कमाल है, आपको इतनी घनी धुंध में भी जंगल साफ दिख रहा है। मुझे तो कोई धुंध महसूस नहीं हो रही, पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ड्राइवर एक अजीब सी मुस्कान के साथ अवंतिका को देखते हुए कहता है, मेम साहब, इस जंगल को बरगद वाला जंगल कहते हैं। कहा जाता है कि एक समय पे ये एक बंजर मैदान था जहां सिर्फ सांप और बिच्छू रहते थे। ना खाने को खाना था, ना पीने को पानी। जो बारिश होती थी वो पानी भी जैसे यहाँ की जमीन पी जाती थी। अगर ये इलाका इतना बंजर था तो यहाँ ये जंगल कैसे आ गया? यहाँ के लोग कहते हैं कि इस जगह की हालत देख के गांव के लोगों ने इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कई महीनों तक प्रार्थना की। और एक दिन यहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी 18 साल की बेटी के साथ बीजों की पोटली लेके आई। अवंतिका और पॉल ड्राइवर की बातों में खोने लगते हैं। तभी अवंतिका को महसूस होता है कि जैसे कोई लाल आंखें उसे जंगल की गहराइयों में से घूर रही होती हैं। पोटली? क्या था उस पोटली में? कहते हैं उस पोटली में ये पूरा जंगल था। जैसे ही उस बूढ़ी ने वो बीज जमीन में गाड़े, अगले ही पल यहाँ हरे भरे पेड़ निकल आए। फिर अवंतिका ड्राइवर की बातों में इस कदर खो जाती है कि जैसे ये सारा किस्सा उसे अपने सामने होता दिख रहा हो। फिर क्या, उस बूढ़ी औरत ने यहाँ के गांव वालों के साथ एक सौदा किया कि जब इस जंगल को जरूरत होगी तब यहाँ के लोगों को इस जंगल की भूख मिटानी होगी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा। यहाँ के सभी निवासी फलने फूलने लगे और फिर एक दिन, लो, आपकी मंजिल आ गई, बरगद वाली कोठी। अवंतिका और पॉल खिड़की से बाहर देखते हैं कि एक बड़ी सी कोठी है जो सिर्फ बरगद की जड़ों से ढकी हुई है। दरवाजे के दोनों ओर बड़े बड़े खंबे हैं जिनकी रोशनी भी जंगल के कालेपन में कहीं दब सी रही है। पॉल इस नजारे को देखकर खौफ में जम सा जाता है। तभी जानवी को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब इतनी डरावनी जगह पर रहने वाले सिर्फ भूत प्रेत और जादू की बात ही कर सकते हैं। चलो बेटा, हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। एक मिनट पापा, तुमने कहानी पूरी नहीं की। फिर क्या होता है? अरे मेम साहब, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। वैसे कहते हैं कि एक रात जंगल से जोरों से चिल्लाने की आवाज आने लगी और धीरे धीरे यहाँ के मर्द गायब होने लगे। ये सुनते ही पॉल और अवंतिका के होश उड़ जाते हैं। यहाँ कोई है भी कि नहीं? अवंतिका, मुझे लगता है कि जानवी सच ही कहती थी। यहाँ कुछ तो अजीब है। पॉल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अवंतिका दरवाजे पे हाथ रखती है और उसे पता चलता है
कि दरवाजा पहले से ही खुला है। दोनों खुद को संभालते हुए अंदर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। पापा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है और ये बदबू किस चीज की आ रही है? रुको, मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हूँ। पॉल और अवंतिका डर के मारे चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी एक लड़की की जोर से आवाज आती है। ये टॉर्च बंद करो, चमगादड़ इससे डर रहे हैं। अवंतिका के टॉर्च बंद करते ही एक 20 साल की लड़की लालटेन लिए कोने से निकल के उनके सामने आती है। तुम जरूर यहाँ की नौकरानी होगी। जाओ, नानी को बोलो कि हम आ गए हैं। मैं यहाँ की कोई नौकरानी नहीं हूँ। और कौन सी नानी? यहाँ जो बुढ़िया रहती थी वो तो कई साल पहले मर चुकी है। ये बात सुनते ही अवंतिका और पॉल के होश उड़ जाते हैं। इस अनजान लड़की की बात सुनते ही अवंतिका को जैसे चक्कर आने लगते हैं। वो घबराहट में अपने पिता की ओर देखती है, जिनके माथे पे पसीना ही पसीना है। पापा, आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? इतने सारे अनसुलझे रहस्यों के जाल में फंसी अवंतिका की आवाज अचानक से भारी होने लगती है और आंखों में खून बढ़ने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी माँ और नानी कहाँ हैं? हाँ? अवंतिका में अजीब सा बदलाव देख के पॉल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो आगे का कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वो दूसरी लड़की अवंतिका के कंधे पे अपना हाथ रखती है और अवंतिका अगले ही पल शांत हो जाती है। अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? यहाँ की हालत देख के तुम्हें लगता है कि इस खंडर में कोई एक पल भी रुक सकता है? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की पॉल को एक मुस्कान देके पीछे मुड़ के चलने लगती है। वैसे मेरा नाम मीनू है और मेरे पिताजी इस कोठी के चौकीदार हैं। आज वो नहीं आ पाए तो मैं आ गई। कमाल है, लोग तो कहते हैं कि ये जंगल भूतिया है, फिर तुम अकेले यहाँ? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? जंगल की अपनी आवाजें होती हैं जिनसे अक्सर यहाँ के लोग डर जाते हैं। मैं तो यहाँ बचपन से आ रही हूँ। मुझे तो आज तक इन चमगादड़ों के सिवा कोई नहीं दिखा। हाँ, जंगल से कभी कभी कुछ अजीब चीखने की आवाजें जरूर आती हैं। हो सकता है वो कोई भूखा जानवर हो। अगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो गांव वाले यहाँ आने से डरते क्यों हैं? यहाँ के सभी गांव के लोग अनपढ़ हैं। जिसने जो कह दिया उसे ही सच मान लेते हैं। पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि ये घर मेरी नानी का है और कुछ दिन पहले मेरी माँ उनसे मिलने यहाँ आई थी। मुझे उनका कॉल आया था कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, मैंने भी सुना है कि कुछ हफ्ते पहले कोई औरत लंदन से आई थी। उसने कई टैक्सी वालों से यहाँ आने के लिए कहा, पर सभी ने उसे मना कर दिया। वो जरूर जानवी ही होगी। फिर वो कहाँ गई? मालूम नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अकेले ही जंगल के लिए निकल पड़ी थी, पर वो यहाँ नहीं आई। इसका क्या मतलब हुआ? अगर जानवी यहाँ नहीं आई तो हमें कॉल किसने किया? और वो गई तो गई कहाँ? इतने सारे अधूरे सवालों के जाल में अवंतिका इस तरह फंस जाती है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता। अवंतिका इधर उधर देखने लगती है। अवंतिका को कोठी की दीवारें अजीब सी महसूस होती हैं। सभी दीवारों पे बरगद की जड़ों का जाल सा फैला होता है। पापा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। अवंतिका जैसे ही कोठी से बाहर जाने के लिए उठती है, तभी मीनू उसे रोक लेती है। इस वक्त अगर तुम उन्हें जंगल में ढूंढने जाओगी तो कहीं तुम भी ना खो जाओ। सुबह तक का इंतजार करो, मेरे बाबा भी आ जाएंगे। उन्हें यहाँ के बारे में सब पता है। पर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे अभी जाना होगा। अगर उन्हें कुछ होना होगा तो कब का हो चुका होगा। पर इस वक्त अगर तुम निकलोगी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम भी सही सलामत वापस आ जाओगी। मीनू सही कह रही है। हम अभी कोई और रिस्क नहीं ले सकते अवंतिका। आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं आपको अपनी नानी का घर दिखाती हूँ। तीनों लोग एक पुराने से कमरे में हैं, जहां एक बिस्तर और कंबल पड़े हैं। मीनू वहां टेबल पे रखी लालटेन को जलाती है और अगले ही पल कमरे में रोशनी हो जाती है।
इस कमरे में मेरे पापा सोते हैं। आज की रात आप यहाँ बिताइए। कल सुबह से आप अपनी खोज शुरू कर सकते हैं। मीनू, यहाँ ये इतनी गंदी बदबू कैसे है, जैसे कोई मांस सड़ गया हो। अरे साहब, इतने सालों से ये कोठी बंद पड़ी थी और इन बरगद की जड़ों की वजह से यहाँ काफी सीलन भी हो गई है। वैसे अब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इतना बोलकर मीनू वहां से चली जाती है। पॉल जैसे ही बिस्तर पर लेटता है उसे नींद के चक्कर आने लगते हैं और वो अगले ही मिनट सो जाता है। अरे पापा तो सो भी गए। आखिर इतनी अजीब जगह पर कौन सो सकता है? ना जाने माँ कहाँ होंगी। यहाँ ना कोई गाड़ी है, ना ही कोई नेटवर्क। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अपने बिस्तर पर लेटी अवंतिका करवट पर करवट लिए जा रही थी, पर नींद जैसे उससे कोसों दूर थी। तभी कोठी की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे दीवार के पीछे से कुछ रेंगता हुआ जा रहा हो। अवंतिका अब किसी और आश्चर्य के लिए तैयार नहीं थी। तभी अवंतिका को उसे पुकारने की आवाज आती है। अवंतिका। अवंतिका आवाज सुनते ही झटके से उठ बैठती है। तभी उसे एहसास होता है कि सामने दरवाजे पर कोई औरत खड़ी है जो लाल आंखों से अवंतिका को घूर रही है। उसके पैरों की जगह बरगद की जड़ें निकलती देख अवंतिका की धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं। अवंतिका कुछ भी समझ पाती उससे पहले वो औरत वहां से गायब हो जाती है। कौन है? मीनू, तुम हो क्या? अब और कोई राज नहीं। मैं खुद ही जाकर पता लगाती हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। अवंतिका अपने पिता को वहीं सोता छोड़ के जल्दबाजी में लालटेन उठाकर उसी समय उस साए के पीछे निकल जाती है। कौन है? मीनू, तुम हो क्या? घबराते हुए अवंतिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अवंतिका को इस बात का एहसास भी नहीं था कि सूखी पड़ी बेलें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जा रही हैं। तभी अवंतिका एक कमरे के आगे रुक जाती है। हाँ? ये किसका कमरा है? अवंतिका असमंजस में जैसे वहीं जम सी जाती है। तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अवंतिका को अपनी नानी की आवाज अंदर बुलाती है। अवंतिका। हाँ, ये तो वही आवाज है। अवंतिका जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी थी, वो अपने आप ही कमरे में चली जाती है। कमरे के अंदर का माहौल अवंतिका की उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था। कुछ ही सेकंड में कमरे का तापमान गिर जाता है और धुंध बढ़ने लगती है। अरे बाप रे बाप, यहाँ एकदम से इतनी ठंड कैसे हो गई? यहाँ हो क्या रहा है? इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। अवंतिका लालटेन की लौ को तेज करती है और कमरे में हल्की हल्की रोशनी होते ही अपने सामने का नजारा देख के वो जैसे खौफ में जम जाती है। दीवार पे बरगद की जड़ों का जाल था जो किसी सांप की तरह हिल रहे थे। इससे पहले अवंतिका इस चीज को समझ पाती, उसे उन जड़ों में फंसी अपनी माँ जानवी दिखती है जो इन जड़ों में गायब हो रही है। अपनी माँ को इस हालत में देख के वो जोरों से चिल्ला उठती है। अपनी माँ को जिंदा देख अवंतिका बौखला जाती है और अपने पिता को बुलाने के लिए वो जैसे ही मुड़ती है, उसे वहां मीनू एक जिंदा लाश की तरह खड़ी घूर रही होती है। दीवारों पे बरगद की जड़ें चारों तरफ अवंतिका की ओर बढ़ने लगती है। ये देख जैसे अवंतिका की धड़कनें ही रुक गईं। मीनू, तू ऐसे क्यों खड़ी है? और ये सब क्या हो रहा है? हाँ? आखिरकार मेरी बच्ची तू आ ही गई। कौन हो तुम? और मेरी माँ के साथ ये सब क्या हो रहा है? हाँ? तूने मुझे पहचाना नहीं मेरी बच्ची? मैं तेरी नानी हूँ। ये सुनते ही अवंतिका का चेहरा जैसे सफेद पड़ जाता है
और अगले ही पल मीनू अपने असली रूप में आ जाती है। एक पतली सी बूढ़ी औरत जिसके बालों और साड़ी से बरगद की जड़ें निकल रही थी। उसकी लाल आंखों में देखते ही अवंतिका कांपने लगती है कि तभी नानी, तुम मेरी कोई नानी नहीं हो, तुम तो कोई। तेरी माँ ने तुझे मुझसे दूर रख के बहुत बड़ी गलती की है। देख, आज तू अपनी नानी और इस विरासत को भी नहीं पहचान रही है। विरासत? ये बरगद का जंगल, ये सब तेरी विरासत है। तेरी माँ ने मुझे धोखा दिया और किसी फिरंगी के साथ भाग गई। बोलती थी कि ये जंगल उसे पसंद नहीं था। अवंतिका की नानी उसे बताती है कि इस जंगल के फलने फूलने के लिए यहाँ के बरगद के पेड़ गांव वालों को अपनी खुराक बनाते थे। अवंतिका ये जानकर हैरान रह जाती है कि उसकी माँ गांव के मर्दों को बहला फुसलाकर इस जंगल में ले आती थी और यहाँ के बरगद के पेड़ उन्हें अपनी खुराक बना लेते थे, जिसकी वजह से उसकी नानी और इस जंगल को ताकत मिलती थी। तो इसका मतलब माँ सच कह रही थी? हाँ? ये सच है कि तेरी माँ ने मुझे धोखा दिया और वो ये देश छोड़कर भाग गई। अवंतिका, तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि तेरी नानी कब से भूखी है। और अब नहीं, तेरी माँ का अधूरा काम अब से तू पूरा करेगी। अपनी बूढ़ी नानी को खाना खिलाएगी ना? बोल। हाँ? ये सब सुनकर अवंतिका अपने होश खो बैठी थी। अवंतिका ये समझ चुकी थी कि फोन कॉल से लेकर काने ड्राइवर का उन्हें यहाँ तक लाना सब इसी बरगद वाली डायन का ही काम है। इसे ऐसे हराना नामुमकिन होगा। मुझे किसी तरह से इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। अवंतिका को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी अवंतिका की नजर उसकी नानी की कमर पे बंधी एक पोटली पे जाती है, जिसको बार बार बरगद की जड़ें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। हो ना हो, ये जरूर उन्हीं बीजों की पोटली होगी। अगर एक बार ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। अवंतिका उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है और मौका देख के वो बीजों वाली पोटली को छीन लेती है। पोटली को पकड़ते ही अवंतिका सारे बीजों को जमीन पे फेंक के लालटेन उस पे तोड़ देती है और देखते ही देखते बरगद की जड़ें और नानी धू धू करके जलने लगते हैं। ये तूने क्या किया? देख, अब मैं वापस आऊंगी। मैं फिर से वापस आऊंगी। बीजों के जलते ही जानवी भी जड़ों से छूट जाती है और पूरी कोठी वापस जमीन में दबने लगती है। वहीं पॉल अपने कमरे से भागता हुआ आता है और अवंतिका अपनी माँ और बाप को लेके उस कोठी से बाहर भाग जाती है। पूरे के पूरे जंगल से जैसे चीखने की आवाजें आने लगती हैं और सभी बरगद के पेड़ फिर से उसी जमीन में समा जाते हैं। माँ, आप ठीक तो है ना? मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तू ना होती तो शायद मैं कभी भी वापस ना आ पाती। जानवी, मुझे माफ करना। मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब एक कहानी है, पर मैं गलत था। अच्छा हुआ सब फिर से पहले जैसा हो गया। इस खौफनाक जंगल को नष्ट करने के बाद तीनों लोग वापस अपने घर लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस हादसे का जिक्र वो कभी भी किसी से नहीं करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।